Hello everyone, today we are going to discuss the questions regarding central nervous system. Okay, so without wasting any time, let's start. ये SGPGI के लिए फोकस्ड है, बट किसी और एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड भी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स. कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एफरेंट मतलब सेंसेशन. एफरेंट क्या करता है? सेंसेशन लेके जाता है. इफरेंट जो उसका रिस्पॉन्स है वो लेकर आता है ब्रेन से. फर्स्ट इज फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व और ऑप्टिक नर्व. बहुत इजी क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा? ट्राइजेमिनल नर्व. फेशियल नर्व जो होती है वो एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. एंड 2/3 जो फ्रंट से 2/3 हमारी टंग है उसकी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ट्राइजेमिनल जो है वो हमारा स्कैल्प, फोरहेड, मैक्सिलरी, मैंडिबल, इन सब के सेंसेशन में रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए. ऑक्यूलोमोटर की अगर हम बात करें तो ये आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेप्ट SO4 एंड LR6. SO इज सुपीरियर ऑब्लिक 4 एंड LR6 इज लेटरल रेक्टस 6. 4 मतलब फोर्थ क्रेनियल नर्व से SO4. SO कंट्रोल्ड है सुपीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस जो है वो क्रेनियल नर्व 6 से कंट्रोल होता है. ऑप्टिक नर्व जो है वो विजन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अ पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP बढ़ा हुआ है, उसको होता है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन. ये ट्रायड क्या है? हमने जैसा कि पढ़ा था SBI. S फॉर जो सिस्टोलिक BP है वो इंक्रीज हो गया. B फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड I फॉर इरेगुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. ये सब, ये कौन सा ट्रायड है हमारा? ये है कुशिंग्स ट्रायड. कुशिंग्स ट्रायड क्या है? लेटर स्टेजेस में देखने को मिलता है जिस पेशेंट में ICP इंक्रीज है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कुशिंग्स ट्रायड. अगर हम बात करें बेक्स ट्रायड की, बेक्स ट्रायड की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनाड. मतलब कि जो हार्ट के आसपास जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है हार्ट के ऊपर, ये एक प्रेशर बनाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाड. उसमें हमें बेक्स ट्रायड देखने को मिलता है. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसमें हमको देखने को मिलता है हाइपोटेंशन. ठीक है. हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड एंड हमें इसमें देखने को मिलता है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन. जुगुलर वेन, नेक वेन क्या होती है? डिस्टेंडेड होती है. हॉर्नर्स सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये होता है जब हमारा जो सिंपैथेटिक हमारा जो पाथवे है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है. बेसिकली अगर हम देखें हॉर्नर्स ट्रायड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, ऐसे आंख बंद होती है. देन मेयोसिस यानी कि जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. एंड देन एनहाइड्रोसिस. एनहाइड्रोसिस मतलब जो अफेक्टेड पार्ट है फेस का उसमें स्वेटिंग का एब्सेंट या बहुत कम हो जाना. ठीक है. और कर्निक साइन हम सबको पता है. कर्निक साइन क्या होता है? जैसे करहारना से हम इसको याद रखते हैं कि जब किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है उसमें जब हम, जैसे पेशेंट ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटा है, हम जब उसका लेग ऐसे हमने ये हमने हिप फ्लेक्स किया 90 डिग्री पे, हमने उसका नी फ्लेक्स किया 90 डिग्री पे, जब हम इसको अपवर्ड मूव करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को थाई में और बैक में सिवियर पेन होता है. उसको क्या बोलते हैं? कर्निक साइन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ग्लास्को-कोमा स्केल स्कोर ऑफ 8 और लेस इंडिकेट्स व्हाट? माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी, सिवियर हेड इंजरी और नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस. नॉर्मल तो नहीं है. ठीक है. मैक्सिमम स्कोर होता है 15 और इसमें जो ग्रेडिंग की जाती है दैट इज 13 से 15, देन 9 to 12, देन लेस देन और इक्वल टू 8. ये है हमारा माइल्ड सिवियरिटी
ये है मॉडरेट सिवियरिटी एंड ये है सिवियर सिवियरिटी। तो इसमें हमें क्या दिया है, स्कोर हमको दिया है, स्कोर हमें दिया है 8, तो विच इंडिकेट्स सिवियर हेड इंजरी। नेक्स्ट, अ पेशेंट सडनली डेवलप्स राइट साइड वीकनेस एंड एफेजिया, विच सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। राइट साइड का वीकनेस है और एफेजिया हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फेयर अफेक्टेड होगा, राइट, लेफ्ट, सेरिबेलम या ब्रेन स्टेम। तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा लेफ्ट हेमिस्फेयर। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्लस जो हमारा ब्रोकाज एरिया है और जो हमारा वर्निक्स एरिया है उसको भी कंट्रोल करता है। ब्रोकाज एरिया इज एरिया 44-45, वर्निक्स एरिया इज एरिया नंबर 22। ब्रॉडमैन के हिसाब से 44-40 उन्होंने कुछ एरियाज के नंबर दिए थे, 44-45 क्या है ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया क्या है 22। ब्रोकाज में अगर डैमेज आता है तो उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया, और वर्निक्स में आता है तो इसको हम और क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव एफेजिया, ठीक है। क्योंकि जो ब्रोकाज एरिया है उसमें हम समझ तो जाते हैं, बोल क्या रहा है वो हमें समझ तो आ गया, बट हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते। हमें जो बोलना है वो एबिलिटी ब्रोकाज एरिया से हमें सेंसेशन आती है, कंट्रोल करता है। वर्निक्स एरिया क्या है, जो कोई इंसान बोल रहा है उसको समझने को उसको समझने में वर्निक्स एरिया काम करता है। चीज़ें समझना, जो किसी ने बोला है उस लैंग्वेज को समझना, वर्निक्स एरिया। अगर वही डैमेज हो गया तो हमें पता ही नहीं सामने वाला बोल क्या रहा है, तो रिसेप्टिव एफेजिया। जब पता ही नहीं बोल क्या रहा है तो आंसर कैसे देंगे। दूसरा, वर्निक्स सही है पर ब्रोकाज में डैमेज है, तो जिसने जो बोला हमें समझ आया बट हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या हो गया, एक्सप्रेसिव एफेजिया, ठीक है। सेरिबेलम तो देखो बैलेंस को कंट्रोल करता है बॉडी के, राइट हेमिस्फेयर जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जहाँ पे आपने देखा कि राइट साइड वीकनेस, यानी कि बॉडी में राइट साइड में क्या आ रही है, वीकनेस आ रही है और एफेजिया है, ये कंट्रोल कौन करता है, हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, ओके। नेक्स्ट इज मेनिटॉल इज एडमिनिस्टर्ड इन हेड इंजरी प्राइमरीली ड्यू टू। मेनिटॉल क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लो करने के लिए, सेरिब्रल इडीमा कम करने के लिए, सीएसएफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारा मेनिटॉल है वो क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मतलब कि ये एक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक मतलब जो हमारा सेरिब्रल जो स्पेस है उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है और यूरिन आउटपुट के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा सेरिब्रल इडीमा, ठीक है। इसमें हमें यूरिन आउटपुट मॉनिटर करनी होती है। नेक्स्ट हम देखिए, विच पीपल फाइंडिंग सजेस्ट्स कंप्रेशन ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व इन रेज्ड आईसीपी, ठीक है। रेज्ड आईसीपी में विच पीपल फाइंडिंग सजेस्ट कंप्रेशन ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड कंप्रेशन, थर्ड का कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा साइन इसमें आएगा, कौन सा साइन इसमें हमें देखने को मिलेगा, पोंटाइन प्यूपल्स, बायलेटरल इक्वल प्यूपल्स, डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपल्स और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिएक्टिव प्यूपल्स। देखो पोंटाइन हमें किस में देखने को, पिन पॉइंट प्यूपल हमें किस में देखने को मिलता है, पोंटाइन डैमेज और ओपियोइड्स टॉक्सिसिटी में। बायलेटरल इक्वल प्यूपल्स ये तो कम्प्लीटली नॉर्मल है। डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपल्स, इसका आंसर क्या होगा, डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपल्स, क्रेनियल नर्व थर्ड डैमेज है तो प्यूपल्स कैसे होंगे, डायलेटेड और फिक्स्ड होंगे, लाइट का कोई रिएक्शन नहीं होगा उस पर। कॉन्स्ट्रिक्टेड रिएक्टिव प्यूपल्स ये भी क्या है, ये नॉर्मल है, बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि जैसी लाइट आती है तो रिएक्ट करती है, उससे हमारे प्यूपल्स और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, विच आर्टरी इज मोस्ट
कॉमनली इन्वॉल्व इन इस्केमिक स्ट्रोक? इस्केमिक स्ट्रोक में कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी? ये सब हमारा क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस से ये क्वेश्चन है और ये किसको सप्लाई करता है? ये आर्टरी का एक कलेक्शन है। 14 आर्टरीज इसमें होती है जो हमारे ब्रेन को ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ऐसे आर्टरी आई। ठीक है, ऐसे बस मैं रफली बता रही हूँ। यहाँ से आर्टरी आती है, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्टरी होती है। ये है हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये है हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये है हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, यहाँ से आती हैं तो ऐसे करके। ये है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये है हमारी वर्टिब्रल, ये बेसिलर है, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी के साइड से ऐसे हल्का हल्का सा प्रोजेक्शन निकलते हैं पोंटाइन आर्टरी के। दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी और ये होती है हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये है हमारा सर्कल ऑफ विलिस, 14 आर्टरी का कलेक्शन। सबसे ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग के चांस किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग के चांस होते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक में कौन हो सकती है? मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कौन सी होती है हमारी? इन चारों में से जो दी गई है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा इस्केमिक स्ट्रोक में हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अदरवाइज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, मैक्सिमम चांसेस। ठीक है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद रेज्ड आईसीपी शुड अवॉइड। आईसीपी बढ़ा हुआ है, नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर को क्या अवॉइड करना है? हेड एलिवेशन 30 डिग्रीज, न्यूट्रल नेक पोजिशन, फ्रीक्वेंट विगरस सक्शनिंग, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। ईजी क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट विगरस सक्शनिंग, क्योंकि ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करता है आईसीपी। हेड एलिवेशन 30 डिग्री सही है, उससे क्या है? हमारा वीनस ड्रेनेज स्टिमुलेट होगा ग्रेविटी की वजह से, तो जो है आईसीपी डिक्रीज हो सकता है। न्यूट्रल नेक पोजीशन भी हम रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, हाँ ये सही है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? हमारा विगरस सक्शनिंग अवॉइड करना है, वो इंक्रीज करता है आईसीपी को। द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज, अर्लीस्ट साइन क्या है? ब्रेडिकार्डिया, डायलेटेड प्यूपल्स, चेंजेस इन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और कुशिंग्स। इट्स नॉट रिफ्लेक्स या ट्रायड होगा। ठीक है, और कुशिंग्स ट्रायड, कुशिंग्स ट्रायड तो बहुत लेटर आता है। ठीक है, लेट साइन है। ब्रेडिकार्डिया भी इतनी जल्दी नहीं आता, डायलेटेड प्यूपल्स भी पहले नहीं। देखो हमारे पास क्या आएगा? चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या रेस्टलेसनेस अगर आए, हेडेक आए, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आए, ये सब साइंस आए, ये अर्ली साइंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेस्टलेसनेस, फिर हेडेक स्टार्ट होता है, कॉन्शियसनेस का लेवल ऑल्टर करता है, ये होते हैं बिल्कुल अर्ली साइंस। ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, अ पेशेंट रिसीव्स थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी फॉर इस्केमिक स्ट्रोक, विच नर्सिंग एक्शन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी? नर्सिंग ऑफिसर को सबसे ज़्यादा पहले क्या करना है, या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी मिल रही है इस्केमिक स्ट्रोक में। इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे रहे हैं, मतलब जो थ्रोम्बोसिस को ब्रेक डाउन कर रही हैं।
क्या करना चाहिए? एनकरेज एम्बुलेशन, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, गिव IM इंजेक्शंस और इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर। वेरी इजी क्वेश्चन, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग। थ्रोम्बोलिटिक्स में हमें हमेशा देखना है कि पेशेंट एक्सेसिवली ब्लीड ना करे, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बस को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रही है उतनी, तो हमें देखना है कि पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस ना हो, ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है। A 65-year-old patient with an acute ischemic stroke develops sudden deterioration in consciousness, unilateral dilated pupils and decerebrate posturing. The nurse should suspect what? Hypoglycemia, uncal herniation due to increased intracranial pressure, transient ischemic stroke और Bell's palsy। देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया का कोई चक्कर नहीं है ना प्यूपल्स के साथ में, तो हाइपोग्लाइसीमिया गया। बेल्स पाल्सी सिर्फ और सिर्फ फेशियल की जो हमारी नर्व सप्लाई है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट करने लगती है, वो उसके रिगार्डिंग है, उसकी सेंसेशन चली जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, इधर वन साइड यूनिलैटरल और बायलैटरल, तो वो उसके रिगार्डिंग है, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारा पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स, तो ये भी नहीं है। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो उसके 24 आवर्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, इम्प्रूव होने लगते हैं, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स सिम्टम्स क्या होते हैं, इम्प्रूव होने लगते हैं, तो ये भी गया। आंसर क्या है? अनकिल हर्निएशन ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर आप देखें जो अनकिल हर्निएशन है, यानी ब्रेन में जो हमारा टेम्पोरल रीजन में अनकिल एक पार्ट है ब्रेन में ही, ठीक है, ऐसे करके होता है वो, जैसे अगर हम अंदर से देखें ब्रेन को तो ऐसे कुछ, ये हमारा, तो दिस इज अनकिल पार्ट है, ये क्या होता है, ये हर्निएट होने लगता है धीरे धीरे, ये जो टेंटोरियम है उसमें जाने लगता है। ये देखो ये इसी तरफ ऐसा एक और इस तरफ ही होगा, मतलब हमने पेशेंट को, हम ऊपर से देख रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, ऊपर से ऐसा क्रॉस सेक्शन में कट करके ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से दिखता है, ये टेम्पोरल रीजन में अनकिल पार्ट है, ये हर्निएट होने लगता है जब ICP इंक्रीज होता है, ट्रीट नहीं होता है, उसकी सिवियरिटी ज़्यादा होने लगती है, तो उसमें क्या है, जो अनकिल पार्ट है वो टेंटोरियम रीजन आपको पता होगा, जैसे ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर थे, फिर जो सेरिबेलम था उसके बीच में जो ये ड्यूरामेटर का फोल्ड आता है उसको बोलते हैं टेंटोरियम, तो वो अनकिल पार्ट जो है वो टेंटोरियम रीजन में धीरे धीरे हर्निएट होने लगता है, ठीक है, और उसका जो हमारे पास जो उसके साइंस आते हैं वो हमारे पास क्या आएंगे कि कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो ऑल्टर होगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस लेवल ऑल्टर होगा, यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपल्स होंगे और डीसेरेब्रेट पॉस्चरिंग होगी, ये तीनों, ये एक ट्राइड समझ सकते हैं आप, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपल्स एंड डीसेरेब्रेट पॉस्चरिंग, जहाँ पे भी ये तीनों साइन देखने को मिले और बात कर रहे हैं हम किसकी, इस्केमिक स्ट्रोक की, तो हमें समझ जाना है कि उसमें क्या है, अनकिल हर्निएशन की बात हो रही है, जहाँ पे भी आपको ये तीनों साइन, ठीक है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, यूनिलैटरल डायलेटेड प्यूपल्स एंड डीसेरेब्रेट पॉस्चरिंग, जहाँ ये तीनों दिखे वहाँ समझ जाइए कि अनकिल हर्निएशन हो रहा है ब्रेन में, ठीक है। चलो, अ पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज रिसीविंग ट्रीटमेंट, which assessment finding indicates increasing intracranial pressure or requires immediate intervention, ठीक है, पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन सी विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स, कौन सा इसमें है कि हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का ICP बढ़ रहा है और उसको हमें इमीडिएटली क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। फीवर आ रहा है पेशेंट को, नेक स्टिफनेस, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद वाइडन्ड पल्स प्रेशर और पॉजिटिव कर्निक साइन। देखो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में फीवर आना इज़ कॉमन, ये गया। नेक स्टिफनेस मेनिंजाइटिस का एक साइन है, ये भी नहीं रहेगा। कर्निक साइन वही, नेक स्टिफनेस क्या हो जाएगा, और जो हमारा थाई में बैक में पेन है, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसमें क्या आएगा हमारा कर्निक, तो आंसर क्या है, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद वाइडन्ड पल्स प्रेशर। अगर आपको याद हो वाइडन्ड पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। अगर सिस्टोलिक बीपी बढ़ता रहेगा तो पल्स, ये तो बढ़ेगा, अगर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और हम इसको घटा रहे हैं इसमें से, तो पल्स प्रेशर तो बढ़ेगा, ये है हमारा पल्स प्रेशर, तो इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारा ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें कुशिंग स्ट्राइड को भी दिखा रहा है, ठीक है।
तो इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद वाइडेंड पल्स प्रेशर। इसमें हमें देखना है वाइडेंड पल्स प्रेशर जो है, इससे हमने डिसाइड किया कि आंसर ये होगा, क्योंकि इन जैसे ही आईसीपी बढ़ने लगता है पल्स प्रेशर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी CNS क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस CNS के लिए या और कोई सिस्टम के लिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।